ज्ञा गाइडेंस प्रोग्राम में पूरे बिहार के बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय बच्चे, गणित विषय में क्लास 11th में आप लोगों के बीच स्ट्रेट लाइन चैप्टर चल रहा था, जिसमें आप लोगों ने अभी तक देखा कि दो बिंदुओं से अगर कोई रेखा पास करती है तो उस रेखा का स्लोप क्या होगा, और फिर आपने ज्ञात किया कि दो पॉइंट से अगर कोई लाइन पास करती है तो उस परिस्थिति में उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा। फिर आपने देखा एक बिंदु से यदि कोई रेखा पास करती है और उसका स्लोप मालूम है तो वैसी परिस्थिति में उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी आप लोगों ने ज्ञात किया। फिर आपने इंटरसेप्ट फॉर्म देखा कि यदि एक्स अक्ष को यदि कोई रेखा एक्स अक्ष को ए डिस्टेंस पर, वाई अक्ष को बी डिस्टेंस पर यदि इंटरसेप्ट करती है तो वैसी परिस्थिति में उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो आपने ज्ञात किया कि x बटा ए प्लस वाई बटा बी इक्वल टू 1 वह स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। इसी तरीके से आप लोगों ने स्लोप के बारे में पढ़ा, अच्छे तरीके से आप लोगों ने चर्चा भी किया, आप लोगों के बीच कराई गई बात। आज हम लोग चलेंगे कि दो लाइंस के बीच एंगल ज्ञात करना है। टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस which slope are m1 and m2, या यूं कहें कि दो लाइन का अगर इक्वेशन दिया हुआ हो और उन दोनों लाइन के बीच का एंगल ज्ञात करना है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस which slope are m1 and m2। देखेंगे बाबू कि इस तरीके से सबसे पहले हम लोग एक्सिस ड्रा करते हैं। आपने देखा एक्स ओ एक्स डैश एक्स एक्सिस है और ये वाई ओ वाई डैश वाई एक्सिस है। आप स्लोप के बारे में पढ़ा था कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल रिप्रेजेंट होता है उस एंगल को tan के साथ लेते हैं और उसी को हम लोग स्लोप कहते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे कि मान लिया कि यहाँ पे आपका यह एक स्ट्रेट लाइन है, इस रेखा का स्लोप आपके बीच मान लिया m1 है और ये x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में सपोज करो कि ये एंगल थीटा कोण बनाता है। और देखेंगे क्या कि इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन और है, मान लिया जाए कि इसको हम लोग कहते हैं कि ये AB लाइन है और इसको हम लोग नाम दे देते हैं, सपोज करो कि ये CD है और इसका स्लोप मान लेते हैं कि m2 है और यहाँ पर जो ये एंगल बना रहा है सपोज करते हैं मान लिया कि θ1 है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये दो लाइन आपके बीच है और इन दोनों लाइन का स्लोप मुझे मालूम है m1 और m2 और ये दोनों लाइन के बीच हमारा एंगल बन रहा है। इसी एंगल को मुझे फाइंड करना है, या यूं कहें हम लोग कि इसको अगर हम θ1 ले लेते हैं चूंकि फर्स्ट लाइन का स्लोप है और इसको अगर हम θ2 ले लेते हैं क्योंकि ये सेकेंड लाइन का स्लोप है, तो दोनों लाइन के बीच ये एंगल बन रहा है, इसी को फाइंड करना है। एक तरह से आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जब यहाँ पे दो लाइन के बीच एंगल ज्ञात कर रहे हैं तो ये दो लाइन के बीच दो तरह से कोण बन रहे हैं। एक कोण एक्यूट एंगल का होगा और दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल का होगा। जो ही आप इस तरीके से देखेंगे तो देखेंगे बेटा ये पूरा 180 डिग्री का कोण बनेगा और ये एंगल थीटा है, तो मान के चलते हैं कि ये एंगल आपका यहां से यहां तक अल्फा है। अब आप क्या देखना चाह रहे हैं कि ये एंगल सबसे पहले मैं ज्ञात करता हूं एक्यूट एंगल का, और इसके बाद जब हम ये एंगल को अगर हम फाइंड करेंगे तो पूरा आपके पास पाई है और ये एंगल आपका घट गया थीटा, तो किसका मान फाइंड आउट हो गया, ये अल्फा का मान ज्ञात हो गया। लेकिन अब हम देखना चाह रहे हैं क्या कि इस तरीके से डायग्राम बनने के उपरांत आपको नजर आएगा कि ये एक ट्रायंगल का रूप बन गया और यहाँ पे हम कोई नाम दे देते हैं, सपोज करो कि नाम H दे दिया।
तो आप देखेंगे कि AHC एक ट्रायंगल है जिसमें क्या देख रहे हैं कि ये वही कोण वाह्य कोण बन रहे हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा था त्रिभुज में कि कोई वाह्य कोण अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो क्या देखेंगे कि ये θ1 जो बन करके आपके पास आया, ये दोनों अंदर के कोण जो अंतः कोण बन रहे हैं, इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा। अगर आप यहां से थीटा निकालना चाहते हैं तो थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा θ1 माइनस θ2। देखेंगे बेटा, तो हमारे पास दोनों लाइन का स्लोप मालूम है। अब हम देखना चाहते हैं कि ए बी लाइन का जो स्लोप आपके पास है, जिसको आपने m1 कहा, लेकिन यहाँ पे ये एंगल θ1 बन रहा है, तो सीधा हम लोग कहते हैं, मान लिया कि m1 बराबर आपके पास क्या आएगा, tan θ1 होगा। फिर आप देखेंगे कि ये लाइन का स्लोप आपका m2 है, तो m2 बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, tan θ2 आएगा। और हम लोगों ने क्या देखा, देखते हैं यहाँ पर, सिंस चूंकि थीटा का मान फाइंड आउट हो करके आया θ1 माइनस θ2, दोनों तरफ हम लोग tan लगा देते हैं, तो इधर भी आपके पास tan आ जाएगा θ1 माइनस θ2। दिस इंप्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू tan a माइनस बी का ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लग गया। कंपाउंड एंगल का फार्मूला है, तो आप इसको लगा दीजिए tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। आप देखेंगे बेटा, ये tan थीटा आपके पास है, tan θ1 का मान आपके पास क्या है, m1 है, आप यहाँ पे रख दो m1। tan θ2 का मान आपके पास m2 है, m2 भी आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। फिर आया 1 प्लस tan θ1 का मान m1 इंटू m2 आया। यानी आपने जो ज्ञात किया tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2, जो ही आप यहाँ से थीटा ज्ञात करेंगे तो आपके पास प्राप्त हो जाएगा tan इनवर्स m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2। अब ये आपका थीटा निकल करके आया, जो हमने देखा कि ये दो लाइन के बीच एंगल ज्ञात करना था, दोनों लाइन के बीच हमारा एंगल थीटा है, और जब ये एंगल थीटा है तो थीटा का मान मैंने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन कंडीशन आपके बीच में है कि ये एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, जिसका मान 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है। तब आप देखेंगे बेटा कि ये एंगल अल्फा जो आपने ज्ञात किया था वो क्या था, पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे हमारा जो अदर एंगल निकल करके आएगा, अदर एंगल जो आप यहाँ पे देखेंगे, अदर एंगल आपके पास जो निकल करके आएगा, उसको आप सपोज करें कि अल्फा हम कह रहे हैं, जिसका मान आपके पास पाई माइनस थीटा है। अगर बेटा इधर अगर हम tan लगाते हैं तो tan अल्फा, अब tan पाई माइनस थीटा, तो फार्मूला होता है tan 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan थीटा, और माइनस तो ये रहेगा, लेकिन tan थीटा का मान आपने यहाँ पे ज्ञात किया है। वो ज्ञात किया है क्या, tan थीटा का मान जो भी आपके पास आया है वो प्लस में है, लेकिन यहाँ पे माइनस tan थीटा आ गया, तो माइनस का चिन्ह तो रहेगा, लेकिन tan थीटा का जो मान आया है वह m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2। यानी आपने क्या देखा कि दो एंगल आपके बीच प्राप्त हो रहे हैं, तो दो तरह के साइन आपके बीच आ रहा है, एक का साइन पॉजिटिव आया और दूसरे का साइन निगेटिव आया। इसलिए एक साथ जब हम अगर कंक्लूड करते हैं तो हमारे पास डायरेक्टली अगर हम दो लाइन के बीच का एंगल अगर हम निकालेंगे तो सीधा सीधी डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये दोनों लाइन का अगर स्लोप मालूम है, और स्लोप मालूम है, तो ये दोनों लाइन का बीच का एंगल ज्ञात करने के लिए आप प्लस माइनस कह सकते हैं m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, या फिर इसी को आप मॉड लगा देते हैं तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। यानी आपने देखा कि ये दो लाइन के बीच का एंगल ज्ञात करना है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को हम लोग एक साथ कंबाइन कर दिया। अगर यहाँ पे हमें देखना होगा कि अगर एक्यूट एंगल ज्ञात करना है तो सीधा प्लस वाले का सहारा लेना है, और ऑब्ट्यूज एंगल ज्ञात करना है तो माइनस का। तो एक एंगल आपके पास यहाँ पे आ गया
tan थीटा बराबर प्लस में और एक आपके पास प्राप्त हो गया माइनस में। तो जो ही एक एंगल आपने ज्ञात किया था थीटा बराबर tan इनवर्स m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2, अगर अदर एंगल अगर आपको प्राप्त करना होगा तो क्या देखेंगे बेटा कि अदर एंगल जो आपके पास है वह अल्फा बराबर पाई माइनस थीटा है, यानी कि अल्फा बराबर पाई माइनस थीटा आप प्राप्त किया। पाई माइनस थीटा, थीटा का मान आपने फाइंड आउट यहाँ पे कर चुके हैं, जो आपके पास दिया गया है tan इनवर्स m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2। यानी आपने क्या देखा कि एक एंगल अगर आपके पास थीटा प्राप्त हो गया तो दूसरा एंगल जस्ट उसका जो होगा वह ऑब्ट्यूज एंगल होगा, और ऑब्ट्यूज एंगल जो आएगा वह आपका पाई माइनस थीटा होगा, जो मान प्राप्त होकर के आया। इस तरीके से आपने देखा कि दो लाइन का अगर स्लोप मालूम है और दो लाइन का स्लोप मालूम है तो दोनों लाइन के बीच का एंगल आपने ज्ञात किया। अब आपके पास एक सिचुएशन ये भी आ सकता है कि सपोज करो ये लाइन का इक्वेशन आपका दिया गया है, मान लो कि फर्स्ट लाइन का इक्वेशन y बराबर m1 x प्लस c दिया गया है या c1 कह दे, और दूसरे लाइन का इक्वेशन जो है इसे y बराबर m2 x प्लस c2 दिया गया है। तो इस स्थिति में भी आप ज्ञात कर सकते हैं कि अगर दोनों लाइन का अगर स्लोप मालूम हो तो आराम से एंगल निकाल लिया, अगर दोनों लाइन का अगर इक्वेशन मालूम हो तो ऐसी परिस्थिति में भी हम लोग स्लोप यानी स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप कैसे निकालते हैं ये सबसे बड़ी बात है, देखना है बेटा कि कोई भी अगर लीनियर आपके पास अगर इक्वेशन प्राप्त होता है और आप जानते हैं सीधा सीधी कि कोई भी स्ट्रेट लाइन का जब भी अगर इक्वेशन प्राप्त होकर के आएगा तो वह लीनियर इक्वेशन होगा। आप देखेंगे सपोज करो जैसे मान लिया कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये कोई स्ट्रेट लाइन का आपके बीच इक्वेशन मालूम है या जनरल इक्वेशन मालूम है स्ट्रेट लाइन का, तो ऐसी परिस्थिति में किसी भी लाइन का अगर मुझे स्लोप फाइंड आउट करना है, अभी तक आपने देखा था कि सर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनता था उस एंगल को tan के साथ लेते थे और उसी को हम लोग स्लोप कहते थे। लेकिन यहाँ पे कोई लाइन है और उस लाइन का इक्वेशन मालूम है, तो उस स्थिति में स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सीधा कहेंगे माइनस, हम लोग कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोफिशिएंट ऑफ वाई, यानी आप सीधा सीधी देखेंगे माइनस एक्स का गुणांक अपॉन वाई का गुणांक। तो देखेंगे बेटा अगर इसका स्लोप निकालना है, इस लाइन के इक्वेशन आप किसी भी लाइन का इक्वेशन दिया इसका स्लोप ज्ञात करना है, तो x का गुणांक, x के गुणा में जो होते हैं उसे गुणांक कहते हैं x का, तो माइनस a, और y का गुणांक, तो y का गुणांक आपके पास b है, यानी अगर ये इस लाइन का अगर मुझे स्लोप देखना था तो कहेंगे माइनस a बटा b। यानी सीधा सीधी आप मंत्र पढ़ेंगे। जैसे अगर आपके पास मान लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पे कि 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0 कोई लाइन का इक्वेशन मालूम है, और इस लाइन का बेटा अगर स्लोप आपको निकालना हो तो डायरेक्टली माइनस का साइन लगाएंगे। कहता है कोफिशिएंट ऑफ x यानी x का गुणांक, तो x के गुणा में आपके पास माइनस यानी कि आपके पास 3 है, माइनस साइन तो मेरे पास फार्मूला से प्राप्त हो गया, फिर y का गुणांक तो 4, यानी इस लाइन का स्लोप आपने ज्ञात किया -3/4। इस तरीके से अगर आपके बीच दो लाइन आपके बीच दिया गया है और दोनों लाइन का अगर इक्वेशन मालूम हो तो दोनों लाइन का स्लोप ज्ञात कर लेंगे और दोनों लाइन के बीच का एंगल हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि स्थिति यह उत्पन्न हो सकता है यहाँ पे कि आपने देखा कि सर अगर दो लाइन आपके बीच दिया हुआ था और दोनों लाइन का स्लोप मालूम है, तो स्लोप मालूम होने के उपरांत आपने क्या किया, दोनों लाइन के बीच एंगल ज्ञात किया। तो स्थिति यह भी उत्पन्न हो सकता है कि सर आपने जो ज्ञात करके लाया वह tan थीटा बराबर लाया m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2, तो आपने यह ज्ञात करके लाया tan थीटा बराबर, आप देखा था कि इस तरीके से आपके बीच एंगल था और ये लाइन का स्लोप और ये लाइन का स्लोप मालूम था, तो इसके बीच का एंगल ज्ञात किया। तो सिचुएशन क्या आ सकता है
सिचुएशन यह आ सकता है कि ये लाइन अगर इस तरीके से अगर कट किया तो इसके बीच का एंगल आपने फाइंड आउट किया। परिस्थिति यह आ सकता है कि ये लाइन हो सकता है कि एक दूसरे के पैरेलल हो। तब वैसी परिस्थिति में इसके बीच क्या कंडीशन होगा? मान लिया कि फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 है और सेकेंड लाइन का स्लोप m2 है, तो आप जानते हैं कि अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उसके बीच जो एंगल बनता है वह 0 डिग्री बनता है। तो हमारे पास ये दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो हमारे पास जो एंगल बनेगा थीटा का मान 0 डिग्री होगा। अब अगर हम यहाँ पे कहें कि बोथ लाइन्स आर पैरेलल, सीधा सीधी बात कहें हम लोग कि बोथ लाइन्स आर पैरेलल, आप देखेंगे देन तब क्या देखेंगे कि अब हमारे पास ये दोनों लाइन एक दूसरे का पैरेलल है तो थीटा का मान 0 होगा। आप यहाँ पे tan थीटा बराबर आप 0 ले लीजिए, tan 0। अब आपके पास है m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2। tan 0 का वैल्यू 0, m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपके पास क्या परिणाम प्राप्त होगा? m1 माइनस m2 और जो ही इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, यानी कि m1 बराबर m2। क्या देखा आप लोगों ने? देखा कि दो लाइन का अगर इक्वेशन मालूम हो और मुझे यह दिखाना है कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है या नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना होगा कि दोनों लाइन का हम पहले स्लोप फाइंड आउट करेंगे। स्लोप निकालने के बाद अगर दोनों का स्लोप इक्वल आ जाए तो इट इज क्लियर दैट दीज लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, या ये कह सकते हैं कि ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। तो क्या देखा आपने कि फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 था, दूसरे लाइन का स्लोप m2 था। मुझे यह दिखाना है कि वास्तव में ये लाइन एक दूसरे लाइन का पैरेलल है या नहीं है। तो स्पष्ट हो गया कि अगर दोनों का स्लोप बराबर आ जाए तो समझेंगे कि ये दोनों लाइन एक दूसरे का पैरेलल है। इसी प्रकार से स्थिति यह भी उत्पन्न हो सकता है कि बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटता है परपेंडिकुलर, मान लिया जाए, सपोज करो कि इस तरह का परिस्थिति आता है। मान लो कि फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 और सेकेंड लाइन का स्लोप m2 है। तो देखो बेटा, ये दोनों लाइन के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर लाइन होते हैं तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री का होता है। तो हम कहें बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, सीधा सीधी परपेंडिकुलर का सिंबल दे देते हैं, देन तो आप क्या देखेंगे कि इनके बीच जो एंगल बन रहा है वह 90 डिग्री बन रहा है। और आपने tan थीटा बराबर पढ़ रखा है m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2। आप देखेंगे tan थीटा tan 90 डिग्री आप रखेंगे तो m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2। आप देखेंगे बेटा tan 90 डिग्री नॉट आपका ये कहा जाए कि इसका मान हम लोगों का इनफाइनाइट प्राप्त होता है, ठीक है, इसका वैल्यू प्राप्त नहीं होता है, अनंत मान आता है। और अनंत मान को हम लोग सीधा कहते हैं tan 90 डिग्री का मान हो गया जो इनफाइनाइट होता है 1 प्लस m1 इंटू m2, और इनफाइनाइट को हम लोग कहते हैं 1/0 m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब आप करेंगे तो आप देखेंगे क्या आपको मिलेगा कि यहाँ से इसको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं और इधर से करते हैं तो दिस इम्प्लाइज आपके पास आ जाएगा 1 प्लस m1 इंटू m2। 1 में मल्टीप्लाई किया और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका शून्य आ जाएगा, यानी m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 1 को ये साइड करिए माइनस। क्या दिखाना होगा? सवाल आपको किस प्रकार से पूछेगा? देखेंगे आप बच्चे कि अगर दो लाइन आपके बीच दिया गया है और दोनों लाइन का इक्वेशन मालूम हो या दोनों लाइन का स्लोप मालूम हो, आपको यह सवाल कहता है क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या दोनों लाइन एक दूसरे को परस्पर लंबवत काटते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या काम करना होगा कि दोनों लाइन का स्लोप आपको मालूम करना है, और स्लोप अगर मालूम हो जाए और दोनों का स्लोप का गुणनफल अगर -1 के बराबर आता है, जैसे आपने देखा फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 है, सेकेंड लाइन का स्लोप m2 है, दोनों का स्लोप आपके पास आया और दोनों का गुणनफल आपने क्या देखा कि -1 के बराबर आया। यदि एक लाइन का, अगर इसे आप इस तरीके से भी कह सकते हैं
कि अगर m1 बराबर मालूम हो जाए तो -1/m2। अगर एक लाइन का स्लोप अगर 5 है बेटा तो दूसरे लाइन का स्लोप स्वाभाविक है कि -1/5 होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट करने पे रिजल्ट हमारा -1 मिलना चाहिए। तो 5 का और -1/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। मतलब आप क्या देख रहे हैं कि एक लाइन दूसरे लाइन पे लंबवत है। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों का स्लोप मालूम करने के बाद अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 के बराबर आना चाहिए। कभी कभी आप देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में IIT JEE ये आपका इसमें 15 से 17% क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और आप उसमें देखेंगे कभी कभी एक लाइन का स्लोप दे देगा और सवाल कहेगा कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो बताइए दूसरे लाइन का स्लोप क्या होगा। सीधा सवाल आपको डाल देना है, अगर एक लाइन का स्लोप 5 है तो दूसरे लाइन का स्लोप -1/5 होगा। अगर दूसरे लाइन का स्लोप -1/4 है तो आपका इस लाइन का स्लोप सीधा आपका 4 होगा, चूंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 के बराबर होना चाहिए। आपने देखा स्लोप के बारे में, क्या स्लोप के बारे में जानकारी आपको प्राप्त हुई कि दो लाइन का स्लोप मालूम है, तो वैसी परिस्थिति में दोनों लाइन के बीच एंगल आपने प्राप्त किया tan थीटा बराबर m1 - m2/1 प्लस m1 × m2। फिर आपने क्या देखा कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो उस स्थिति में हमने कंडीशन आपका बताया कि स्लोप दोनों का इक्वल होना चाहिए। दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों के स्लोप का गुणनफल -1 के बराबर होना चाहिए। चलिए इस पे आपका एक सवाल आपको बता देते हैं। सवाल आपका यह है, क्वेश्चन आपका कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन, सीधा सीधी हम लोग कहेंगे कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स। आपके पास लाइन्स आपके पास दिया गया है x - 2y + 3 बराबर 0 एंड 3x + y -1 बराबर 0। देखो बाबू ये दो आपके पास लाइन दिया गया है, x - 2y + 3 बराबर 0, 3x + y -1 बराबर 0। ये दो लाइन आपके पास दिया गया है, ये दोनों लाइन के बीच मुझे एंगल ज्ञात करना है। तो आप देखेंगे क्या सॉल्यूशन हम करना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि जो आपके पास गिवन दिया गया है x - 2y + 3 बराबर 0। अब हम इस फर्स्ट लाइन का स्लोप निकालना चाहते हैं। स्लोप सपोज किया फर्स्ट लाइन का स्लोप हमने निकाला जिसको m1 कहा, तो आपने कहा था सर -x का गुणांक, तो x का गुणांक आपके पास 1 है। फिर आप देखिए y का गुणांक, तो y का गुणांक आपके पास -2 है, माइनस कैंसिल हो गया 1/2 आया। एंड आपके पास दूसरा लाइन है, इसको फर्स्ट मान लीजिए। दूसरा लाइन आपके पास दिया गया 3x + y -1 बराबर 0, इक्वेशन 2 किया। इसका स्लोप अगर आप फाइंड करते हैं, मान लिया m2, तो क्या कहा था -x का गुणांक, तो हमारे पास माइनस तो पहले से थे, x का गुणांक आपके पास 3 है, y का गुणांक आपके पास 1 है, यानी परिणाम आपके पास क्या निकल के आया -3 आया। अब ये दोनों लाइन के बीच मुझे एंगल ज्ञात करना है, तो हम कहें कि लेट मान लिया कि थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइन्स फर्स्ट एंड सेकेंड। सीधा सीधी कहेंगे ये लाइन और ये लाइन के बीच का हम एंगल निकालना चाहते हैं। देन तब क्या आपने फार्मूला में देखा, फार्मूला आपने यह पढ़ा था tan थीटा बराबर, पढ़ा था आपने फार्मूला tan थीटा बराबर m1 - m2 1 + m1 × m2। अब आपके बीच देखेंगे कि m1 का मान मालूम है बेटा, यहाँ पे 1/2 आप इसमें रख दीजिए, -m2 का मान -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और आप क्या देखेंगे 1 + m1, तो m1 का मान 1/2 × m2 का मान -3 है, इसलिए मैंने इसको रख दिया बंद करके। अब इसे हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 + 3 दूनी 6/2 और ये 2 - 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया,
आप सॉल्यूशन कर लेंगे, ये 7 आ जाएगा, ये आपका -1 आ जाएगा, यानी -7। और मॉडुलस में आप देखते हैं कि अगर कोई मान अगर माइनस में है तो मॉड का मतलब होता ही है कि उसका पॉजिटिव कर देगा। तो क्या आपने देखा बेटा कि tan थीटा बराबर जो आपके पास मान आया वह 7 आया, तो थीटा बराबर आपके पास tan इनवर्स क्या होगा 7। आपने कहा था कि सर अगर एक्यूट एंगल होता है तो थीटा का मान आपका सीधा का सीधे प्लस का मान होगा, लेकिन अगर यही अदर एंगल मुझे ज्ञात करना हो, अदर एंगल मुझे अगर मालूम करना है, अदर एंगल का मतलब सीधा हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल में आपने क्या कहा था, पाई माइनस थीटा। तो पाई और थीटा का मान जो आपके पास है आहिस्ता रख दीजिए 7, ये आपका आंसर होगा। तो दोनों आपने एंगल निकाल करके देख लिया। एक एंगल आपने देखा कि पॉजिटिव में है तो आपका एक्यूट एंगल होगा, और दूसरा एंगल जो है वह ऑब्ट्यूज एंगल होगा। इस तरीके से आप लोगों के बीच दिखाने का यह प्रयास किया गया बच्चों बहुत ही अच्छे तरीके से कि अगर हमारे पास दो लाइन हो और दोनों लाइन का बीच अगर मुझे इक्वेशन दोनों लाइन का अगर मालूम है तो ऐसी स्थिति में दोनों लाइन के बीच का हम एंगल निकाल सकते हैं। हमने एंगल दोनों लाइन का प्राप्त किया। आपका थ्योरी के साथ साथ आप देखेंगे कि दोनों का आपका एक एग्जाम्पल भी दिया गया। अब हम आगे चलते हैं इसमें स्लाइड की ओर। यहाँ पे आप देखेंगे बच्चे कि जो भी बातें आप लोगों को हमने ब्लैक बोर्ड पे किया उसे आपको हम ये स्क्रीन पे दिखा देते हैं, और अच्छे तरीके से आप देखेंगे स्क्रीन पे कि वही चीज़ को जो आपको मैंने किया था वही आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं फिगर के साथ, डायग्राम के साथ कि दोनों लाइन आपका दिया गया है, दोनों का स्लोप आपका मालूम है बेटा, और ऐसी परिस्थिति में दोनों ये आपका एंगल ज्ञात करना है। तो एंगल ज्ञात करना है तो हमने यहाँ पे देखा m1 बराबर tan थीटा 1, m2 बराबर tan थीटा 2, जैसा कि आपने बोर्ड पे देखा था। tan थीटा का मान आपने ये प्राप्त किया, फिर अल्फा का मान पाई माइनस थीटा। तो दोनों में आपने यह देखा किस तरीके से आपके बीच प्राप्त हो गया। प्राप्त होने के उपरांत आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आप tan अल्फा का मान आपने माइनस में प्राप्त किया। तो यही आपका कहता है कि एक फर्स्ट और सेकेंड, एक प्लस में और एक माइनस में, दोनों को अगर हम एक साथ कंक्लूड कर देते हैं तो tan थीटा बराबर प्लस माइनस m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2। तो थीटा बराबर tan इनवर्स आएगा। अच्छा, जब आपने अदर एंगल निकाला बेटा तो क्या कहा, पाई माइनस थीटा। तो थीटा का मान जो आपके पास प्राप्त है उसको मैं आराम से रख दिया। इफ द थीटा एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स, अगर एक्यूट एंगल होता है तो आपने क्या देखा कि हमने ये मान लिया, और थीटा बराबर tan इनवर्स ये आएगा। जब हम पॉजिटिव केस में चलेंगे, एक्यूट एंगल के बारे में चलेंगे, तो आप देखते हैं कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ही हमारा मान होना चाहिए, और 0 से 90 डिग्री के बीच का जो भी मान आएगा वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसलिए जो भी मान हमारे पास आ रहा है वे सारे के सारे आपके इस बीच में पॉजिटिव मान होंगे। इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे कंडीशन भी आप लोगों को बताया गया बेटा कि अगर कंडीशन फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी, कि अगर AB, अगर दो लाइन मान लिया कि ABCD पैरेलल होता है तो थीटा बराबर 0, यानी स्लोप हमारा m1 बराबर m2 प्राप्त हुआ। और इसके बाद आपने देखा कि अगर थीटा का मान 90 डिग्री होता है, दोनों लाइन एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर आया। यानी सीधा सीधी दिखाने का आपका ऑप्शन बनता है कि अगर मुझे सवाल में ये पूछे कि दो लाइन का इक्वेशन मालूम हो, चाहे जिस हालत में मालूम हो, मालूम होने के उपरांत अगर सवाल आपसे करता है कि सिद्ध करें कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है या नहीं है, तो सबसे पहला काम करेंगे कि दोनों लाइन का स्लोप मालूम करेंगे। स्लोप अगर इक्वल आ जाता है तो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, और अगर दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 के बराबर आता है तो बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। इसी को केस के हम लोग इस तरह के फॉर्म में बताया, कहा था टू फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स। वहां स्लोप मैंने आपके ज्ञात किया, और यहां बेटा आपको लाइन के बारे में मैंने कहा कि दो लाइन का अगर इक्वेशन मालूम हो तो इसका स्लोप कैसे ज्ञात करेंगे। तो फर्स्ट लाइन आपका ये, सेकेंड लाइन, तो फर्स्ट लाइन का स्लोप -a1/b1 आपके पास है,
और सेकेंड लाइन का स्लोप आपने कहा -x का गुणांक बटा y का गुणांक रख करके हमने यहाँ से ज्ञात किया। सेम वही फॉर्म आपके पास प्राप्त होता है tan थीटा का, यही फार्मूला लगाया और यहाँ पे आपने देखा कि जो m1 का मान था -a1/b1 और m2 का मान था उसको रख करके कैलकुलेशन किया हम, तो हमारे पास परिणाम यह प्राप्त होकर के आ गया थीटा बराबर a2b1 माइनस a1b2 अपॉन a1a2 प्लस b1b2। अदर एंगल निकालेंगे तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा, जो थीटा का मान आपके पास मालूम है। तो इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि चाहे इधर से आए चाहे उधर से आए, सीधा सीधी आप सवाल यही मान लेंगे कि दो लाइन आपके पास अगर है और दोनों लाइन, जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक लाइन है, एक लाइन है बेटा, और ये दोनों लाइन का अगर इक्वेशन मालूम है तो इसके बीच का एंगल निकालना है, तो दोनों का स्लोप मालूम हो जाएगा और इस फार्मूले पे बैठा देंगे, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अब आपके बीच कंडीशन आता है वही बात कि ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो पैरेलल होने का कंडीशन है कि a1/a2 बराबर b1/b2। थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान देंगे, अच्छे तरीके से देखेंगे क्या कि फर्स्ट लाइन का इक्वेशन था a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरी लाइन का इक्वेशन था a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो क्या देखा कि फर्स्ट लाइन के x का कोफिशिएंट और दूसरी लाइन के x का कोफिशिएंट का अनुपात, फिर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट लाइन का y के कोफिशिएंट और सेकेंड लाइन का y का कोफिशिएंट का अगर रेशियो इक्वल आता है तो ऐसी परिस्थिति में ये दोनों लाइन देखेंगे कि एक दूसरे का पैरेलल होगा। 10 जैसे आपने m1 बराबर निकाला था ना अभी कि -x का गुणांक बटा y का गुणांक, बस वही काम करेंगे, ज़्यादा विशेष तौर पे कुछ नहीं करेंगे। फिर इसी तरीके से परपेंडिकुलर का केस आता है। आपने कहा था कि सर m1 इंटू m2 बराबर -1, तो आप देख रहे हैं कि वहां पे आपका क्या था कि दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उसके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। थीटा का मान 90 डिग्री आया और आप यहाँ पे निकाले हैं तो इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का मान संभव है ही नहीं। tan 90 का मान, tan 90 का मान अनफिनाइट होता है, इनफिनाइट होता है, अनंत हो जाता है, जिस कारण से ये परिभाषित नहीं किया गया। कोई बात नहीं है, उसको हम लोग 1/0 लेकर के सिंप्लीफाई किया तो देखा कि ये लाइन अगर a1 a2 प्लस b1 b2 यानी दो लाइन के इक्वेशन मालूम है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 फर्स्ट लाइन, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 सेकेंड लाइन, और ये देख रहे हैं कि a1 a2 प्लस b1 b2 अगर हम लोग गुना करके अगर जोड़ अगर उसका 0 आता है तो इस स्थिति में स्पष्ट हो जाएगा कि ये लाइन एक दूसरे के आपका दूसरे का परपेंडिकुलर है। अभी आपने सवाल ज्ञात किया कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन, अभी इसी क्वेश्चंस को हमने बोर्ड पे देखा था। देख रहे हैं कि -x का गुणांक बटा y का गुणांक कर लिया तो m1 आपका फर्स्ट स्लोप मालूम हो गया, x का 1 है और y का गुणांक -2 है। यहाँ पे आपने देखा, उसके बाद आप देख रहे हैं कि m2 आपने यहाँ से निकाल लिया, -x का गुणांक बटा आपका y का गुणांक आ गया, इस फार्मूले पे बैठाया तो आपने देखा कि एंगल आपके पास प्राप्त हो गया। जो देखे आपका इस पे रखा तो tan इनवर्स 7 आया था और दूसरा एंगल पाई माइनस tan इनवर्स 7 आया था। चले हम इसी पे आपको दिखाना चाह रहे हैं कि टू फाइंड द जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन्स पैरेलल टू द लाइन ax प्लस by प्लस c बराबर 0। बहुत ही मजेदार बात है, इतना अच्छा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको कॉन्सेप्ट देता है कि वास्तव में कहा जाए तो पूरे मैथमेटिक्स में जितने भी बुक चलते हैं 11th या 12th में, सभी को कहा जाए तो ये दिल है, एकदम आपको पूरे अच्छे जगह पे ले जा करके रखेगा और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको देगा। बेटा कितना बेहतरीन बात कहा कि ये एक लाइन है और मान लो कि एक स्लाइड में आपका लाइन इस तरह से दिया गया है। अगर एक लाइन का इक्वेशन मालूम है तो दूसरे लाइन का इक्वेशन क्या होगा? बहुत अच्छी बात। एक लाइन का समीकरण मालूम हो और दूसरा लाइन उसी लाइन का पैरेलल है, समानांतर है, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, हम उसको ज्ञात करने जा रहे हैं। तो हमने कहा कि इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन्स ax प्लस by प्लस c बराबर 0, लेट इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू लाइन फर्स्ट। माना हम कि इस लाइन का पैरेलल कोई लाइन है जिसका इक्वेशन lx प्लस my प्लस n बराबर 0 लिया। अब आप क्या कहेंगे कि ये लाइन इस लाइन का अगर पैरेलल है तो इसका x का कोफिशिएंट, इसका x का कोफिशिएंट का रेशियो, इसका y का कोफिशिएंट, इसका y कोफिशिएंट का रेशियो बराबर होगा। जैसा कि अभी आपने एंगल निकालने के उपरांत देखा था कि दो लाइन अगर पैरेलल होते हैं तो उसका क्या कंडीशन होगा।
अब इसको P माना तो L बराबर आपका L बटा A बराबर P, L का मान निकालेंगे तो AP आ गया। फिर यहाँ से M बराबर अगर आप करेंगे तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे BP आया। L और M का मान यही इक्वेशन 2 में आप रख दीजिए। तो रखने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि क्या आपको प्राप्त हो रहा है। तो APX प्लस BPY प्लस N, चूंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन में L का मान रखा, AP और X तो पहले से है, M का मान रखा, रखने के बाद आपके पास ये कंडीशन आया AX प्लस BY प्लस N अपॉन P इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि हम P से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो 0 की तरफ करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी AX प्लस BY प्लस K बराबर 0, यानी K हमने N बाई P का मान लिया। वेयर कहा K इज इक्वल टू N बाई P, आप कुछ भी मान सकते हैं, K ले सकते हैं, M कुछ भी आप रख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। यानी आपने देखा क्या कि कोई लाइन का इक्वेशन अगर आपके पास AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 था और उसी लाइन का कोई लाइन अगर पैरेलल है तो उस पैरेलल लाइन के इक्वेशन में क्या परिवर्तन नजर आया? कुछ नजर ज्यादा नहीं आया, थोड़ा सा आया कि AX प्लस BY तो बेटा आपका यहां तक सेम है। क्या आपने देखा? सीधा आपने देखा कि सर AX प्लस BY प्लस C, यहाँ C है, यहाँ आपका K है, यानी कि कांस्टेंट में परिवर्तन होता है बस। यानी AX प्लस BY ये दोनों हमेशा सेम रहेगा और ये कांस्टेंट में आपका परिवर्तन हो रहा है। तो आप देखें कि पैरेलल लाइन का इक्वेशन AX प्लस BY प्लस K बराबर 0 प्राप्त हुआ। इस तरीके से इस पे आपको मैं सवाल बताना चाहता हूं और आप अच्छे तरीके से देखेंगे। आप बेटा आपने सीखा क्या? सीखा यही अभी तुरंत आप लोग कि एक लाइन का इक्वेशन मालूम हो और वह लाइन अगर दूसरे लाइन का अगर पैरेलल होता है, सपोज करो कि मान लिया जाए कि हमारे पास यह एक AB लाइन है जिसका इक्वेशन है AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 और अदर एक आपका दूसरा लाइन मान लिया जाए कि CD है जो कहता है कि AB समानांतर CD के है। तो AB समानांतर CD का है, इस लाइन का इक्वेशन आपके पास प्राप्त है, इस लाइन का इक्वेशन मालूम है, तो सेम इक्वेशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे से देखना। ये लाइन का इक्वेशन AX प्लस BY होगा और इसका कांस्टेंट बेटा चेंज हो जाता है। तो ये पैरेलल लाइन आपको कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव सवाल में भी देता है। ध्यान रखेंगे आप वहां पे कि एक लाइन का इक्वेशन दे देगा और आपसे पूछेगा कि उसी के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो x और y का कोफिशिएंट सेम रहता है, सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस रहता है। तो ध्यान देंगे जहां कांस्टेंट का डिफरेंस आएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या करेंगे अब हम लोग, इसी पे सवाल आपके पास दिया जा रहा है। क्वेश्चन आपके पास कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, सीधा आपके पास कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, आपके पास दिया गया है थ्रू द पॉइंट 3,4। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 3,4 एंड पैरेलल टू द लाइन y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। बोलो बाबू, ये एक लाइन दिया गया है और एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास करता है। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट, हमको उस लाइन का समीकरण ज्ञात करिए जो इस पॉइंट से पास करता है और वह लाइन इस लाइन का पैरेलल है। बहुत अच्छा बात, सीधा सीधी आप यहीं पे आप आराम से डायग्राम बना दीजिए और बनाने के बाद आप देखेंगे कि मुझे मालूम है कि ये लाइन आपके पास दिया गया है और इस लाइन का इक्वेशन आपके पास प्राप्त है। इसे आप सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो कर सकते हैं इस तरीके से। देखेंगे आप यहाँ पर बाबू कि 3x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0, इसको वो साइड लेके चला गया, स्टैंडर्ड बना दिया ये। तो आप देख रहे हैं कि 3x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0, ये लाइन का इक्वेशन मालूम है। इस लाइन का इक्वेशन ज्ञात करना है जो पास करता है 3,4 पॉइंट से
और इस लाइन का इक्वेशन ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि ये ए बी लाइन है और आपका ये सी डी लाइन है। तो ए बी लाइन का इक्वेशन मालूम है और इसके सहारे सी डी लाइन का इक्वेशन मालूम करना है, लेकिन ये पास करता है 3,4 से। तो आपने क्या देखा कि ये लाइन इस लाइन का पैरेलल है, तो एक्स और वाई में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस लाइन का इक्वेशन ज्ञात करने के लिए 3 - y, लेकिन कांस्टेंट में परिवर्तन होता है। मैंने इसको मान लिया आपका k। अब देखेंगे कि इस लाइन ये लाइन का इक्वेशन मालूम हो गया, इस लाइन सी डी लाइन का इक्वेशन ये प्राप्त होकर के आया 3x - y + k = 0, और ये लाइन जो है से पास करता है 3,4 से। स्ट्रेट लाइन आप पढ़ रहे हैं। स्ट्रेट लाइन का मतलब आपने खूब ही देखा कि सर अगर कोई लाइन का इक्वेशन मालूम है तो इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट हैं और पॉइंट्स का ही कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो देख रहे हैं कि ये 3,4 का मतलब ये x का कोऑर्डिनेट है और ये आपका y का कोऑर्डिनेट है, और इस लाइन का इक्वेशन अगर मालूम है और इसी लाइन पर अगर ये पॉइंट लाई करता है, अगर स्थित हो, तो ये x y का मान ये सेटिस्फाइड करेगा। तो इससे स्पष्ट क्या हो गया यहाँ पे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास सवाल यह है कि एक लाइन का इक्वेशन मालूम है, इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन ज्ञात करना है, जो वह पैरेलल लाइन पास करता है 3,4 पॉइंट से। तो गिवन आपके पास मालूम हो गया 3x - y + 5 = 0, ये फर्स्ट हो गया। अब हम निकालना चाहते हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन फर्स्ट। ये फर्स्ट लाइन का पैरेलल इक्वेशन का हम निकालना चाहते हैं, या इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू फर्स्ट। मान लेते हैं कि फर्स्ट लाइन का पैरेलल लाइन है, उसका इक्वेशन निकालना चाहेंगे तो 3x - y + k = 0 इक्वेशन 2 हो गया। और ये जो है 2 इक्वेशन जो है से पास किससे करता है 3 पॉइंट, तो इट passes through the point 3,4 इन इक्वेशन 2। आप देखेंगे इक्वेशन 2 जो है ये पास करता है किससे 3,4 पॉइंट से। तो 3,4 पॉइंट से पास करता है, तो दिस इंप्लाइज x के जगह पर 3 और y के जगह पर 4 + k = 0। क्या देखा आपने 9 - 4 + k = 0। अब हम ऊपर में सॉल्यूशन में आ जाते हैं, देखेंगे आप 9 में से 4 गया, आपके पास 5 + k = 0। दिस इंप्लाइज k का मान -5 आया। अब हम यहाँ पे k का मान रख देंगे तो हमारा पैरेलल, जैसे कि आपने देखा कि सर यहाँ पे 3x - y, k का मान मालूम हो के -5 आ गया = 0। अब आप देख लीजिए कि ये लाइन था, इक्वेशन मालूम, इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन मालूम हो गया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन, सीधा लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन। देखेंगे आप इज, तो कितना आपके पास प्राप्त होकर के आया 3x - y + k का मान रख दीजिए -5 = 0, यानी 3x - y - 5 = 0। ये पैरेलल लाइन का इक्वेशन मालूम हो गया। इसी तरीके से सवाल आपके पास आएगा कि कोई लाइन आपके पास इक्वेशन दिया रहेगा और उस लाइन का इक्वेशन अगर मालूम हो, तो मालूम होने के उपरांत अगर उसी लाइन का अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन अगर मालूम है तो क्या करेंगे आप, तो आप देखेंगे आसानी से सीधा सीधी आपके पास यह सवाल है कि मान लिया कि यह एक लाइन है, इसका इक्वेशन आपके पास ax + by + c = 0 दिया गया है और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन आपके पास ड्रा किया गया है। मान लो कि ये ए बी लाइन है और आपके पास ये सी डी लाइन जो है से परपेंडिकुलर है। तो ऐसी परिस्थिति में इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, मैं डायरेक्ट समझा देता हूं, बाकी कंटेंट आपके पास लोड रहेंगे यूट्यूब पे और मैं स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा। तो सीधा सीधी इसमें परिवर्तन होते हैं। क्या परिवर्तन होता है कि x का कोफिशिएंट चला जाता है y के पास और y का कोफिशिएंट आ जाता है x के पास।
और बीच का चिन्ह चेंज होता है। तो देखेंगे क्या परिवर्तन हुआ, तो x का कोफिशिएंट जाएगा y के पास और y का आएगा x के पास, तो y का मान b है, कहाँ आ गया x के पास, और x का जो कोफिशिएंट है वो कहाँ चला जाता है y के पास, और बीच का साइन क्या होता है, चेंज होता है, और कांस्टेंट भी चेंज होते हैं। तो क्या आपने देखा यही आप कि अगर कोई लाइन का इक्वेशन मालूम हो और इसी लाइन का कोई परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन अगर फाइंड आउट करना है, तो देख रहे हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 इस लाइन का समीकरण दिया गया है, और इसी के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन ज्ञात करना है। तो देखेंगे कि y का कोफिशिएंट x के साथ लिखा गया और x का कोफिशिएंट y के साथ लिखा गया, और बीच का साइन चेंज होता, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस चेंज होता है, और कांस्टेंट भी बदलता है। जैसे आप देखेंगे कि अगर इस लाइन का इक्वेशन 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0 है, इसी के परपेंडिकुलर लाइन ये है, तो इसका क्या आपका इक्वेशन प्राप्त होगा, तो आप कहेंगे y का कोफिशिएंट यहाँ आएगा, तो y का बगल में 1 है तो यहाँ आ गया 1 इंटू एक्स, और ये चला जाएगा y के साथ, बीच का चिन्ह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और प्लस 5 है तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट होगा, चेंज होगा। और इसी तरीके से ये लाइन कोई पॉइंट से पास करेगा, फिर यहाँ पे x और y के जगह पे उस पॉइंट को आप रख देंगे, यहाँ से k का मान मालूम होगा, और फिर इसी इक्वेशन में आप रख देंगे तो यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। चलिए इसी चीज को आपको हम दिखाना चाहते हैं बाबू। आपने आराम से इस इक्वेशंस को आपने सॉल्व किया सहारा लेकर के कि ये लाइन है और इसी के पैरेलल एक लाइन था जो 3,4 पॉइंट से पास करता था, और उसका इक्वेशन प्राप्त करना था। हम लोग देखिए बेहतर तरीके से प्राप्त किया। अब आपके पास यहाँ पे दिखा रहा है वही चीज जो अभी मैंने आपको बताया कि सर ये एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और इसी के एक परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो माना हम कुछ परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन lx प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0 है, और आप क्या देखेंगे, अभी आपने देखा था कि दो लाइन का इक्वेशन मालूम था और दोनों के बीच आपने एंगल निकाला। निकालने के बाद क्या किया कि दोनों के देखा कि कोफिशिएंट के गुणनफल का सम निकाला था, तो उसका परिणाम 0 आया था। अब देखिए a इंटू एल प्लस बी इंटू एम दोनों का 0 आया। यहाँ से आप एल बराबर माइनस बी एम, यानी आपने देखा कि एल बटा बी बराबर माइनस एम बटा ए बराबर पी आपने माना। यहाँ से एल का मान प्राप्त हुआ, एम का मान प्राप्त हुआ, हम इसी में रखा तो आपका परिणाम यहाँ पे प्राप्त होकर के आया। देख रहे हैं कि बी एक्स माइनस ए वाई प्लस एन बटा पी, यहाँ पे इसको मान लो आप के। तो देखा क्या कि हमारे पास कोई लाइन आपके पास था, जो लाइन का इक्वेशन था x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, लेकिन इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन ज्ञात करना है। तो y का कोफिशिएंट x के साथ आ गया, देखिए यहाँ पे b आ गया x के साथ, और x का कोफिशिएंट y के साथ चला गया, और बीच का चिन्ह चेंज हो गया, और प्लस कांस्टेंट में परिवर्तन होता है। तो क्या देखा आपने कि एक लाइन का इक्वेशन मालूम है और उसके परपेंडिकुलर कोई लाइन था, उसका इक्वेशन प्राप्त करना था, तो बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के बराबर 0। इसी पे आपका मैं एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूं, जो आप देख लेंगे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन इतना। मतलब उस लाइन का इक्वेशन ज्ञात करिए जो इस लाइन का परपेंडिकुलर हो और वह लाइन 2,3 से पास करता है। कोई बात नहीं, इस लाइन का इक्वेशन मालूम है, रख दिया, और हमने ऐसा कहा, क्या माना कि इक्वेशन ऑफ एनी लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन फर्स्ट, मतलब इस लाइन के जो परपेंडिकुलर होंगे उस लाइन का इक्वेशन ज्ञात कर रहे हैं। तो क्या होता था, देख रहे हैं कि जो लाइन का इक्वेशन मालूम है उसका x का गुणांक y के साथ आ जाएगा और y का गुणांक x के साथ चला जाएगा। तो देखो बेटा, ये 4x माइनस 3y माइनस 10 बराबर 0, तो 3 आ जाएगा x के साथ, देखिए 3x आ गया, और ये आपका 4 आ जाएगा y के साथ, और बीच का चिन्ह बदलता है, मैंने आपको बताया, और प्लस कांस्टेंट आप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कांस्टेंट हो गया। अब आप देखेंगे कि इफ लाइन 2, यानी कि ये लाइन पास करता था 2,3 से, तो x का मान 2 y का मान 3 रख दो, x का मान 2 y का मान 3 रख दिया, यहां से k का मान -18 आया। अब इसी इक्वेशन में खाली k के मान रख दो, उस परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन प्राप्त हो गया। तो 3x प्लस 4y प्लस k का मान -18 रखा। तो आपने सीखा बेटा कि अगर कोई लाइन का इक्वेशन दिया है और उसके परपेंडिकुलर लाइन का अगर इक्वेशन मुझे मालूम करना हो, तो ऐसी परिस्थिति में आप देख रहे हैं कि केवल सिर्फ x और y के गुणांक अदला बदली होते हैं और बीच का साइन चेंज होता है और कांस्टेंट का मान बदलता है। इसी तरीके से आप देखेंगे, बहुत सरल बात है, और
आसान बात है जो हम आपको बता देते हैं इशारा में, और इतना ज़्यादा लंबा लिफाफा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधी सवाल यह प्राप्त होता है, एक लाइन में आपको बता देंगे जो आप क्लियर हो जाएंगे। मान लिया जाए कि यह कोई लाइन है, सपोज करो कि इस लाइन का इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है, और ये आपका पास कोई दूसरा लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब ये दोनों लाइन किसी पॉइंट पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं। इस स्थिति में आपके पास एक सवाल बनता है जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन पूछता है कि दो लाइन अगर मालूम हो और दोनों का इक्वेशन प्राप्त हो तो वैसी परिस्थिति में इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा बेटा कि जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है, बहुत सारे रूल पढ़ा था, प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि और सारे ब्रजगुणन विधि, बहुत सारे 5 विधि आपने पढ़ा था। उसमें से किसी को लगा करके ये दोनों को सॉल्व कर देंगे और x और y का जो मान फाइंड आउट हो जाएगा, यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का आपका कोऑर्डिनेट मालूम हो जाएगा। सवाल क्या बनता है, और दूसरे रूप में यह सवाल बनता है कि यहाँ पे आपका एक लाइन दिया गया है, इसका इक्वेशन मालूम है, दूसरे लाइन का इक्वेशन मालूम है, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अगर कोई लाइन पास करता है, सपोज करो कि मान लिया कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कोई लाइन पास किया, तो वैसी परिस्थिति में ये पास करने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा। बहुत जबरदस्त बात। तो देखेंगे बेटा, जो फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है वो लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस k टाइम्स, दूसरे लाइन का इक्वेशन देखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। देखिए ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास करने वाला रेखा का इक्वेशन मालूम हो गया, यानी इस लाइन के इक्वेशन प्लस कांस्टेंट इस लाइन का इक्वेशन आपके पास कर देंगे। अब इसको ज्ञात कैसे करेंगे, तो जो यहाँ पे मान लिया जाए कि यहाँ पे कोई पॉइंट आया, जैसे सपोज करो कि 3,4 आया, तो 3, जब 4 आया तो ये x का मान है और ये y का मान है, और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास करने वाला रेखा का समीकरण आपने प्राप्त किया कि ये फार्मूला बनता है। तो x का मान 3 और y का मान 4, तो x और y के जगह पे मान रखेंगे, तो रखने के बाद हमारा किसका मान फाइंड आउट होगा, k का होगा, और k का मान जब फाइंड आउट हो जाएगा तो फिर इसमें लाके रख देंगे। तो आपने क्या सीखा कि इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मालूम हो जाएगा। देखा आपने यही कि दो लाइन आपके पास दिए गए हैं और दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से अगर कोई लाइन पास करता है तो वैसी परिस्थिति में इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो इक्वेशन है कि फर्स्ट लाइन का इक्वेशन प्लस k टाइम्स सेकेंड लाइन का इक्वेशन, और जो ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम हो जाएगा, और इस कोऑर्डिनेट मालूम होने पे x और y का मान को आप रख देंगे तो यहाँ से k का मान प्राप्त होगा, और k का मान अगर प्राप्त हो जाता है तो फिर उसी इक्वेशंस में मान रख देने के बाद आप देखेंगे कि आपका क्लियर हो जाएगा। इसी को मैंने ब्रजगुणन विधि से सॉल्व किया था। दो लाइन आपका दिया था बेटा, x और y का मान आपके बीच ज्ञात किया है, और इसी में आपका एक सवाल भी दिया गया था कि दो इक्वेशन दिया गया है, हम ब्रजगुणन विधि लगा करके आपने 10th क्लास में पढ़ा है, कोई ज़्यादा इसमें कठिनाई नहीं होती है, आसानी से आप इसे अध्ययन कर लेंगे और निकालेंगे तो x और y का मान आपके बीच फाइंड आउट हो जाएगा। अभी जो हम आपके बीच थ्योरी रखा था उसी को आपको यहाँ पे मैंने ज्ञात किया कि एक लाइन का इक्वेशन दिया है, दूसरे लाइन का इक्वेशन मालूम है, और ये दोनों लाइन एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो लाइन पास करता है उसका इक्वेशन प्राप्त होके आया a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस k टाइम्स इतना। अब देखेंगे आप कि इस तरह से हमने इक्वेशन ज्ञात कर लिया। इसी पे एक सवाल है और यही के बाद क्लास को अब एंड करेंगे। देख रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस इतना एंड इतना। देखिए ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, मान के चलो तो इस लाइन का इक्वेशन दिया है और इस लाइन का इक्वेशन दिया है, दोनों को अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पॉइंट मुझे मालूम है। तो देख लीजिए कि अब हमारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास करता है उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो बेटा फर्स्ट लाइन का इक्वेशन प्लस k टाइम्स सेकेंड लाइन का इक्वेशन बराबर 0। अब ये लाइन में 2, -2 पॉइंट से पास कर रहा है, तो 2, -2 पॉइंट से जब पास कर रहा है तो x और y के जगह पे हम लोग 2, -2 रख देंगे। यहां से k का मान फाइंड आउट हो गया और यही k का मान पुनः अगर हम इसमें अगर रख देते हैं
k का मान, तो ये जो हमारा इक्वेशन प्राप्त होकर के आएगा, यही दो लाइन जिस प्रकार से एक लाइन ये और एक ये लाइन है, दोनों लाइन मेरा यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट किया, और यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सपोज करो कि इस तरह का कोई लाइन अगर पास किया, तो ये जो आपका येलो कलर वाला देख रहे हैं, इस लाइन का इक्वेशन हमने मालूम किया और आसानी से आपके बीच प्राप्त हो गया। इसी पे आपके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं, आप अच्छे तरीके से इसको देखेंगे। देखने के उपरांत आप बनाएंगे। अगर कहीं पे किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और उसे हम लोग सावधानी पूर्वक जवाब देंगे। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।